Hello friends, welcome to our channel. So now today we are going to learn about roadmap of IITF. तो हम IITF के रोड मैप के बारे में जानकारी लेंगे। तो बेसिकली दोस्तों रोड मैप क्या होता है? रोड मैप किसी भी चीज़ के लिए जब हम टाइम प्लान बनाते हैं तो हम वो चीज़ अचीव करने के लिए हम कौन से प्रोसेस यूज़ करके कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके और कौन सी मेथड यूज़ करके हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसको इसके बारे में जिसमें जानकारी पहले से ही हम बनाते हैं तो उसको रोड मैप कहते हैं। तो रोड मैप बेसिकली अभी आईआईटी का रोड मैप हम आज के डेट में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको IITF 16949 2016 जो आपको स्टैंडर्ड है वो आपको अगर आपके कंपनी में इम्प्लीमेंट करना है एज वेल एज ISO 9001 2015 आपको अगर आपके कंपनी में इम्प्लीमेंट करना है तो आपको कौन से प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए या कौन से प्रिपरेशन आपने किए कर पहले से ही तैयारी करके रखनी चाहिए, इसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो ये हमने रोड मैप के लिए एक फॉर्मेट बनाया है दोस्तों। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये फॉर्मेट में आपको यहाँ पे सप्लायर का नाम डालना है। सप्लायर नेम मीन्स आपको जो व्हाटएवर आपका जो नाम होगा आ, आपका वहाँ पे ऐड करना है। जैसे कि XYZ इंडस्ट्री यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ABC का जो व्हाटएवर कंपनी होगा उसका नाम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सीरियल नंबर हमने दिया है, इम्प्लीमेंटेशन फेज आपको यहाँ पे ऐड किया है, जो इम्प्लीमेंटेशन के फेजेस है और उसमें कौन से टास्क है वो भी हमने ऐड किया है। और यहाँ पे हमने प्लान के लिए P एक सिंबल रखा है, उसका जो कलर है वो वाइट है। वाइट मतलब वो प्लान किया है हमने। और WI के लिए W हमने ये रखा है और W वर्ड रखा है और उसके लिए येलो कलर हमने रखा है। उसके बाद में दोस्तों कंप्लीटेड हमने यहाँ पे कंप्लीटेड के लिए C और ग्रीन कलर ऐसा दोनों भी हमने यहाँ पे रखा है। अगर और यहाँ पे हमने एक फोर्थ वीक हमने एक मंथ में हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो यहाँ पे जो है आपको जो आपका ईयर चल रहा है या मंथ चल रहा है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो नाउ वी आर इन जनवरी मंथ, सो वी विल ऐड जनवरी 2025। ओके, तो जहाँ से भी आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है वो आपको यहाँ पे मंथ का डालना है, मंथ का नाम यहाँ पे आपको ऐड करना है। आप जनवरी 25 डाल सकते हैं या वो नंबर्स में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हर मंथ में एक 4 वीक होता है तो यहाँ पे हमने वीक वाइज भी उसको कवर करके दिया है। तो अभी चलो देखते हैं कि हम IITF का रोड मैप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है अपॉइंट सर्टिफाई इंटरनल ऑडिटर, ये हमारा अभी पॉइंट चल रहा है, सर्टिफाई इंटरनल ऑडिटर। तो कौन से भी IITF इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे कंपनी में सर्टिफाई इंटरनल ऑडिटर होना चाहिए। वो इसके लिए कि जब हम ऑडिट करते हैं तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल ऑडिट तो हमारा होता ही है, लेकिन इंटरनल ऑडिटर इसके लिए चाहिए कि हम इंटरनल ऑडिट करके जो माइनर लैप्सेस आइडेंटिफाई होता है वो हम क्लोज करवा सकते हैं। और क्लोज करने के बाद में उसका ट्रेनिंग भी लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, वो फ्यूचर में रिपीट नहीं होने के लिए। तो सभी लोगों को गाइड करने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत होती है। वो कोऑर्डिनेटर को मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव हम बोलते हैं। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है फॉर स्टैंडर्ड में, तो वो स्टैंडर्ड में अभी MR जो वर्ड है वो हटाया गया है, उसके जगह पे सिस्टम कोऑर्डिनेटर ऐसा उसको हमने नाम दिया है। तो अभी आप उसको MR भी बोल सकते हैं और एज वेल एज सिस्टम कोऑर्डिनेटर भी बोल सकते हैं। तो MR का और सिस्टम कोऑर्डिनेटर का जो रोल है वो सभी लोगों को कोऑर्डिनेट करना है और सभी लोगों को ऑडिट का प्रायर इंटीमेशन देना है, इंटरनल ऑडिट का प्लानिंग करना है, प्रोसीजर बनाना है, उसके बाद में पॉलिसीज कुछ बनाना है। तो जो डॉक्यूमेंट ऑडिट के लिए कंपलसरी है वो सभी लोगों से प्रिपरेशन करवा के
विद गाइडेंस उनसे करवा लेना है। इसके लिए हमें एक सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर एज अ एमआर और एज अ सिस्टम कोऑर्डिनेटर हमें अपॉइंट करना होगा। तो चलो देखते हैं उसके लिए हम अभी नेक्स्ट स्टेप जो है, अगर आपके पास एमआर नया है, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, तो आपको एज अ कंसल्टेंट भी आपको ये चीज़ के लिए हायर करना है। कंसल्टेंट इसके लिए कि आपको एमआर और एज वेल एज आपके जो एचओडी टीम ओनर है उस वो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद आपका आईएटीएफ का जो जर्नी है वो स्मूथ हो जाएगा। और उसके बाद में जो स्टेप है दोस्तों, उसमें आपको जो स्टैंडर्ड है वो परचेस करवाना है। स्टैंडर्ड परचेस आप ये आईआईटीएफ ग्लोबल ओवरसाइट बोल के वेबसाइट है, वहाँ से आप स्टैंडर्ड परचेस कर सकते हो। और स्टैंडर्ड परचेस इसलिए करवाना है कि आपको जो लेटेस्ट वर्जन जो स्टैंडर्ड का आया है वो आपके कंपनी में अवेलेबल होना मस्ट है। सो दैट आप वो स्टैंडर्ड पढ़ के आपका जो जो रिक्वायरमेंट आपको आइडेंटिफाई होता है वो आपके कंपनी में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वो आपको इजी हो जाएगा। चलो दोस्तों, तो नेक्स्ट स्टेप है किक ऑफ मीटिंग। किक ऑफ मीटिंग का इसके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि आपका जो टॉप से लेकर बॉटम लेवल का एम्प्लॉय होता है उनको उसमें इन्वॉल्व करना है आपको किक ऑफ मीटिंग में। और किक ऑफ मीटिंग इसलिए कंप्लीट करवाना है कि अगर मान लीजिए आपके टॉप एम्प्लॉय को ही सिर्फ पता है कि हमें आईआईटीएफ इम्प्लीमेंट कराना है, और आपके बॉटम लेवल के एम्प्लॉय को कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में कि आपको आईआईटीएफ इम्प्लीमेंट कराना है, तो आप आईआईटीएफ में सक्सेस और कौन सी भी प्रोसेस में आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। तो आपको टॉप से लेके बॉटम लेवल तक आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। इसलिए आपको किक ऑफ मीटिंग सभी लोगों को विथ इन्वॉल्वमेंट के साथ आपको किक ऑफ मीटिंग प्लान करना है। उसमें आपके जो मैनेजमेंट के एमडी रहेंगे, सीईओ साहब रहेंगे, और ऑपरेटर से लेके हेल्पर तक सभी लोगों को आपको इन्वॉल्व करना है। उसके बाद में दोस्तों आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड। उसके बाद में स्टैंडर्ड का जो आपने जो स्टैंडर्ड परचेस किया है, मैंने 3 नंबर का पॉइंट आपको बोला है, वहाँ पे स्टैंडर्ड जो आपने परचेस किया है उसमें आपको आपको रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करना है वो स्टैंडर्ड से, और वो आइडेंटिफाई करके आपको रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट वाइज आपको उसको एक्सेल शीट में या आपका वर्ड फॉर्मेट में उसको लाना है। उसके बाद में दोस्तों डिफाइन द एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि आपको जो एक्सटर्नल एजेंसीज है उनका कॉन्टेक्स्ट आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको सेपरेट आइडेंटिफाई करा के देना है। उसके बाद में आइडेंटिफाई रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज। तो अभी जो जो इंटरेस्टेड पार्टीज है वो इंटरेस्टेड पार्टीज आपको आइडेंटिफाई कराना है। तो अभी इंटरेस्टेड पार्टी क्या होता है, तो इंटरेस्टेड पार्टी जो होता है, मान लीजिए एम्प्लॉय है, ये एक इंटरेस्टेड पार्टी है। आपका जो रॉ मटेरियल सप्लायर है, सप्लायर एक इंटरेस्टेड पार्टी है। तो ऐसा सप्लायर जो लेबर सप्लायर है वो एक इंटरेस्टेड पार्टी है। ऐसा जो जो भी आपके कंपनी में इंटरेस्टेड पार्टीज है, गवर्नमेंट अथॉरिटी हो गया, तो ये इनका लिस्ट आपको आइडेंटिफाई करवा के रखना है, और उसको इंटरेस्टेड पार्टीज के फॉर्मेट में आपको उसको अपडेट करना है। उसके बाद में आइडेंटिफाई नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी। तो नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन जो होता है, अभी इसमें नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऐसे निकलते हैं कि एम्प्लॉय का जो नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन होता है वो अपने मालिक से ये होता है कि हमें उनको टाइम पे सैलरी मिलना चाहिए। सप्लायर का इंटरेस्ट ये होता है कि टाइम पे पेमेंट मिलना चाहिए, सप्लायर का टाइम पे पेमेंट होना चाहिए लोगों का, और बिजनेस ज़्यादा मिलना चाहिए। और कस्टमर का जो इंटरेस्ट होता है वो होता है सप्लायर से कि ऑन टाइम डिलीवरी हमें मिलना चाहिए। तो लाइक दैट आप अगर आपको इंटरेस्टेड पार्टीज के बारे में सेपरेट इंफॉर्मेशन डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर डिटेल वीडियो भी आपको बना के दूंगा। तो उसके बाद में जो है डिफाइन द स्कोप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें दोस्तों आपको जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का आपका स्कोप डिफाइन करना है। तो स्कोप बेसिकली क्या होता है,
तो स्कोप होता है कि कौन सा भी सर्टिफिकेशन प्रोसेस आपको कंप्लीट कराना है, तो उसके लिए आपको स्कोप डिफाइन करना होता है। तो स्कोप ये होता है कि आपका जो कंपनी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, जो आपके कंपनी में जो चीज मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसके रिलेटेड आपको स्कोप आइडेंटिफाई कराना होता है। जैसे कि आप अगर लेबर चार्जेस करते हो तो आपको लेबर चार्जेस का स्कोप वहाँ पे अपडेट कराना पड़ेगा। अगर आप कुछ किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सो एंड सो आपको कंपोनेंट का नाम डालना पड़ेगा। अगर आप प्रेस पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपको प्रेस शीट मेटल स्टैंपिंग पार्ट आपको वहाँ पे स्कोप मेंशन करना पड़ेगा। अगर कुछ सरफेस ट्रीटमेंट का आप अगर काम करते हो तो सरफेस ट्रीटमेंट का आपको स्कोप मेंशन करना पड़ेगा। तो इसके बारे में भी आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं वो उसके बारे में भी आपको डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद में सर आल्सो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन क्यूएमएस। तो आपको डिपार्टमेंट वाइज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो क्यूएमएस का है उसमें आपको डिफाइन करना है। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आप डिफाइन करोगे, तो आपका जो डिपार्टमेंट वाइज जेडी है, जेडी डिपार्टमेंट वाइज जो जॉब डिस्क्रिप्शन रहता है वो आपको डिफाइन कराना है। उसके बाद में आपको क्वालिटी पॉलिसी राइट कराना है, मतलब आपके कंपनी के लिए जो क्वालिटी क्यूएमएस का पॉलिसी है वो आपको डिफाइन करना है। तो क्वालिटी पॉलिसी में आपको जो जो रिक्वायरमेंट है आपके मैनेजमेंट के साथ में आपको जो आपका गोल है, डिजायर गोल है, वो गोल के लिए आपको क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के बारे में पॉलिसी आपको वहाँ पे मेंशन करना है। और टू बी क्वालिटी पॉलिसी बनाते वक्त टू बी स्पेसिफिक क्वालिटी पे पॉलिसी चाहिए, स्पेसिफिक पॉइंट उसमें ऐड होना चाहिए, जैसे कि 100% डिलीवरी एश्योरेंस और जीरो कस्टमर कंप्लेंट आपके मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है और आपका सभी लोगों का गोल है, तो वहाँ पे क्लियरली आप जीरो कस्टमर कंप्लेंट, एम टू बी जीरो कस्टमर कंप्लेंट ऐसा आपको मेंशन कराना है। उसके बाद में आपको क्वालिटी डिसाइड द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। आप वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेसिकली, जैसे कि आपको जीरो कस्टमर कंप्लेंट हो गया, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव है। और उसमें बाद में आपको 500 की बिलो पीपीएम चाहिए, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है। तो ये आपको ऐसा डिपार्टमेंट वाइज ऑब्जेक्टिव भी डिफाइन कराना है। ये ऑब्जेक्टिव इसलिए डिफाइन करना है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव आप डिफाइन करोगे वो कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी आप उसमें कवर कर सकते हैं। कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के थ्रू भी आप ऑब्जेक्टिव वहाँ पे देख सकते हैं। और आपको मैनेजमेंट के साथ बैठ के, बिजनेस हेड के साथ बैठ के जो आपको ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है वो आपको लास्ट 12 मंथ का डेटा आईआईटीएफ ऑडिट के लास्ट ऑडिट में आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। तो इसके लिए आपको ये ऑब्जेक्टिव डेटा डिफाइन तो करना है और उसके बाद में उसको मॉनिटर भी कराना है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर फॉर्मेट चाहिए, कुछ किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट है, तो आप कमेंट में राइट कीजिए, मैं आपको वो सब डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद में आपको प्रोसीजर आइडेंटिफाई ऑल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर नेसेसरी फॉर द क्यूएमएस। तो आपको डिपार्टमेंट वाइज आपको प्रोसीजर भी आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन सा प्रोसीजर लगेगा और कौन सा प्रोसीजर मस्ट है। मिनिमम आपके पास एक नंबर ऑफ 21 मिनिमम प्रोसीजर होना चाहिए डिपार्टमेंट वाइज। तो इसमें डिपार्टमेंट कौन सा आएगा, जैसे कि क्वालिटी डिपार्टमेंट है। क्वालिटी डिपार्टमेंट में आपको कैलिब्रेशन का प्रोसीजर सेपरेट बना सकते हैं, एमएसए का प्रोसीजर सेपरेट बना सकते हैं, नहीं तो आप वो दोनों एमएसए और कैलिब्रेशन ये दोनों एक साथ में भी बना सकते हैं, लेकिन उसका जो रिक्वायरमेंट है वो क्लियरली स्पेसिफाई होना चाहिए। उसके बाद में आप कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी मॉनिटरिंग और उसका जो टारगेट है वो आप स्पेसिफिक प्रोसीजर में आप बना सकते हो। नेक्स्ट है क्वालिटी मैनुअल। ये क्वालिटी मैनुअल भी आपको डिपार्टमेंट वाइज जो आपने प्रोसीजर बनाए हैं उसके हिसाब से आपको क्वालिटी मैनुअल भी अपडेट करना है। और उसके बाद में प्रोसीजर का जो डॉक्यूमेंट कंट्रोल है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और प्रोसीजर जो है इंटरनल ऑडिट के लिए भी आपको सेपरेटली प्रोसीजर बनाना है। जहाँ पे अभी मैंने जो बताया उसके हिसाब से आपको इंटरनल ऑडिट के लिए भी आप सेपरेट प्रोसीजर वहाँ पे फॉर्म करना है। और इंटरनल ऑडिट में आपको एक बात ध्यान रखनी है, इंटरनल ऑडिट जब होता है तो उसका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कस्टमर उसके प्रोसीजर में होना चाहिए। जैसे कि
वो इंटरनल ऑडिट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंटरनल ऑडिट कितने दिन, इंटरनल ऑडिट में कितने दिन बाद आपको एनसी क्लोज करना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिट होने के बाद में आपको एमआरएम कितने दिन के बाद लेना पड़ेगा, ये सब चीज़ें उसमें आनी चाहिए। उसमें बाद में जो नॉन कन्फर्मिटी और करेक्टिव एक्शन है उसका आपको प्रोसीजर बनाना है। जो मैंने अभी बताया आपको कि जो भी एनसीज आपको मिलता है इंटरनल ऑडिट में, वो एनसीज मिलने के बाद में आपको एनसी कैसे क्लोज करना है, कौन सा फॉर्मेट उसमें यूज करना है, ये सब डिटेल आपको प्रोसीजर में प्रोवाइड कराना है। उसके बाद में आता है इस्टेब्लिश द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस भी आपको इस्टेब्लिशमेंट करना है। रिस्क मैनेजमेंट में आपको कौन से रिस्क है आपके ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो रिस्क आपको आइडेंटिफाई कराना है और उसके ऊपर एक्शन भी आपको तैयार रखना है एक्सटर्नल ऑडिट के लिए। मान लीजिए आपको मैन पावर शॉर्टेज का एक रिस्क है, तो उसके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, तो उसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हो कि आपको आपके पास एक ही सब लेबर सप्लायर है तो एडिशनल आप उसके लिए दो तीन लेबर सप्लायर ऐड कर सकते हो। जो एक्सटर्नल अभी एग्जिस्टिंग जो लेबर है उनसे आप कांटेक्ट करवा के और एडिशनल मैन पावर आप ले सकते हो। तो ये टाइप पे आपको रिस्क डिफाइन भी करना है और उसमें आपको आइडेंटिफिकेशन करना है और रिस्क का मेथोडोलॉजी भी डिसाइड कराना है। और रिस्क असेसमेंट भी आपको होल द डिपार्टमेंट के लिए कराना है। जैसे मार्केटिंग में रिस्क हो गया कि बिजनेस कम हो सकता है, प्रोडक्शन में अगर रिस्क हो सकता है कि आपका मैन पावर शॉर्टेज हो सकता है, और ऐसा ही जो भी रिस्क आपको आइडेंटिफाई होता है, मान लीजिए एक आधा मैनेजमेंट का एम्प्लॉय छोड़ के जा सकता है, नहीं तो एक आधा प्लान में आपके कोई आदमी छोड़ के जा सकता है, तो वो भी रिस्क है। तो डिपेंडेंसी आपको नहीं रखना है। तो ऐसा ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तो उसके बाद में आता है इम्प्लीमेंट ऑल प्रोसीजर प्रोसीजर कंट्रोल। जैसा आपको ऊपर बताया है वैसा आपको प्रोसीजर पूरा मेंटेन करना है, उसका रिकॉर्ड भी आपको रखना है। उसके बाद में आपके जो नए एम्प्लॉय है जिनको आईआईटीएफ के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, उनको ट्रेनिंग भी आपको आइडेंटिफाई कराना है। और वो आइडेंटिफाई होने के बाद में टीएनआई बोलते हैं उसको, जो ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन होता है, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन आपको उनको कराना है और उसके बाद में उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराना है। जो चीज़ आपको आईआईटीएफ के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा वो है एम्प्लॉय ट्रेनिंग। अगर आपके एम्प्लॉय को ऑल डिटेल पता होगी तो ही वो उसमें आपको हेल्प कर सकेंगे। नहीं तो आप उनको कुछ फॉर्मेट बनाने के लिए बोलेंगे, फॉर्मेट अपडेट करने के लिए बोलेंगे, तो वो उनको अगर वो अंडरस्टैंड नहीं होता है तो वो आपको दिक्कत देगा। इसलिए आपको पहले ही वो लोगों को, सभी लोगों को, आपके जो एचओडीज है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना है। उसके बाद में आता है दोस्तों मेंटेन द रिकॉर्ड बाय रिक्वायर ओन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। जैसे ऊपर आपने जो पॉलिसीज प्रोसीजर बनाए हैं उसके लिए आपको मास्टर लिस्ट वगैरह अपडेट कराना है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। उसके बाद में जो करेक्टिव एक्शंस होता है वो भी आपको उसमें कंप्लीट कराना है। और दूसरे उसमें आपका खुद का सिस्टम किसी पे डिपेंड आपको नहीं रहना है। तो किस इसमें और एक पॉइंट है, मेक श्योर यू मॉनिटर ऑल योर सिस्टम्स। जो आपने क्यूएम मैनुअल बनाया है, प्रोसीजर बनाया है, वो फॉर्मेट्स बनाए हैं, वो आपको खुद आपको इनिशियल आपके एंड पे बना के लेना है। या आप एक कंसल्टेंट का भी हेल्प ले सकते हो या आप खुद ओन भी कर सकते हो। तो जो फॉर्मेट रहेगा उसका ओनरशिप आप ही का होना चाहिए, किसी के ऊपर आप एक्सटर्नल एजेंसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपको जो आपको ऊपर बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव आपको मॉनिटर कराना है। तो ऑब्जेक्टिव मॉनिटर करके वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप मान लीजिए आपका कस्टमर कंप्लेन जीरो है, ऑब्जेक्टिव आपका जीरो है और आपको 5 कस्टमर कंप्लेन आए हैं, तो आपको इसमें दिक्कत यही है कि जो 5 कस्टमर आया है उसके ऊपर एक्शन प्लान आपको बना के रखना पड़ेगा। मान लीजिए आपका वही 85% आपका टारगेट आपने सेट किया है और आपका वही 70 ही आता है, 70 ही आता है, तो उसके ऊपर आपका वही क्यों कम आया है इसके ऊपर आपको एक्शन चाहिए। मतलब वो ऑडिट में
ऑडिटर को दिखाने के लिए आपको इजी हो जाएगा। उसके बाद में डेवलप द ऑडिट प्रोग्राम। डेवलप द ऑडिट प्रोग्राम में आता है दोस्तों, आपको इंटरनल ऑडिट का शेड्यूल बनाना है। कौन आपका, कौन से डिपार्टमेंट का आप एक इसमें ऑडिट में आप क्रॉस फंक्शनल ऑडिट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 डिपार्टमेंट है, तो 10 डिपार्टमेंट में आप क्वालिटी का मेंटेनेंस को ऑडिट लेने के लिए बोल सकते हैं, मेंटेनेंस को क्वालिटी का ऑडिट ले सकते हैं, प्रोडक्शन का ऑडिट क्वालिटी डिपार्टमेंट ले सकता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट का ऑडिट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ले सकता है। ये टाइप से आप क्रॉस फंक्शनल ऑडिट टीम भी डिफाइन करके ऑडिट परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आता है परफॉर्म द इंटरनल ऑडिट। जो आपने शेड्यूल बनाया है वो आपको सबको सर्कुलेट करना है। सर्कुलेट करने बाद में आपको ऑडिट भी कंप्लीट कराना है। उसमें बाद में राइट द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, मतलब इसमें जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है वो भी जो प्रॉपर फॉर्मेट है उसी में लेना है। नहीं तो आप एक पेज लिया उसमें कुछ राइट किया और वो दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रॉपर स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसी में आपको ये अपडेट कराना है। और जो एनसी निकलता है उसमें ऑडिट में जो नॉन कंफर्मिटी ऑब्जर्वेशन निकलता है, तो उस पर करेक्टिव एक्शन भी आपको परफॉर्म कराना है। तो उसमें दोस्तों इंटरनल ऑडिट होने के बाद में आपको जो है आपका ORM, जो MRM बोलते हैं उसको, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग जो बोलते हैं, वो आपको कंडक्ट कराना है। मतलब जो भी एनसी इसमें निकलता है इंटरनल ऑडिट में, इंटरनल ऑडिट होने के बाद में आपको वो मैनेजमेंट के सामने आपको पब्लिश करना है कि सर ये वट एवर जो एनसी निकलता है उसके बारे में आपको मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देनी है और मैनेजमेंट का हेल्प भी उसके ऊपर लेना है अगर किसी चीज़ में हेल्प लगता है तो। और मैनेजमेंट का जो रिव्यू का जो रिकॉर्ड है, वट एवर जो आपका डिस्कशन होता है, ऑल डिस्कशन शुड बी रिकॉर्डेड। तो ऑल डिस्कशन आपको रिकॉर्डेड भी रखना है और उनका सबका कोर टीम का आपको विथ सिग्नेचर फॉर्मेट में आपको अपडेट करना है कि क्या कौन से पॉइंट डिस्कस हुए और कौन से पॉइंट के लिए आप क्या क्या करने वाले हो। तो लाइक दैट। उसके बाद में ऑब्टेन प्रपोजल फॉर सेवरल सर्टिफिकेशन बॉडीज। तो उसके बाद में आता है आपका, आपको प्रपोजल कलेक्ट करना है। तो आप एक कॉस्ट कंपैरिजन के लिए 3 से 4 सप्लायर से आप प्रपोजल ले सकते हो और जो बेस्ट सप्लायर बॉडी है वो आप उसके लिए चूज कर सकते हो सर्टिफिकेशन प्रोसेस के ऑडिट के लिए। उसके बाद में आपको सिलेक्ट सप्लायर करना है सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए। आपको जो कॉस्ट इफेक्टिव लगेगा, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा, वो सर्टिफिकेशन बॉडी आप ले सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों सर्टिफिकेशन बॉडी होने के बाद में आपको स्टेज 1 ऑडिट पास कराना पड़ेगा। स्टेज 1 ऑडिट में सिर्फ लीगल कंप्लायंस आपका वेरीफाई हो जाएगा। लीगल कंप्लायंस, क्यूएमएस, ऑडिट्स, इसके बारे में आपको पहले से ही जानकारी दिया जाएगा। ऑडिट प्लान वो शेयर करेंगे, तो उसके हिसाब से आपका ऑडिट होगा। स्टेज 2 में आपका पूरे डिपार्टमेंट का ऑडिट हो जाएगा सर दोस्तों। उसके बाद में अगर आप ऑडिट सक्सेस करते हो तो आपका सर्टिफिकेशन भी 60 डेज के अंदर आपको इशू हो जाएगा। तो दोस्तों ये था ऑडिट प्लान। अगर आपको ये ऑडिट शेड्यूल का फॉर्मेट चाहिए, ऑडिट का जो इंटरनल ऑडिट के शेड्यूल का फॉर्मेट चाहिए और किसी भी चीज़ का अगर फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये रोड मैप भी चाहिए तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जो है ये रोड मैप में कौन से पॉइंट दिया है उसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लाइक यहाँ पे आप मैंने आपको दिया है, जैसे कि आपको मैंने बोला कि आप स्टैंडर्ड परचेस कीजिए तो कहाँ से आपको परचेस करना है। तो यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल वीडियो एक नेक्स्ट वीक तक मैं बनाऊंगा। किक ऑफ मीटिंग में क्या क्या एजेंडा चाहिए, क्या क्या पॉइंट डिस्कस होना चाहिए, ये भी मैं आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद में इंटरेस्टेड पार्टीज का लिस्ट कौन सा है ये भी वीडियो बनाऊंगा। और हमारे डिपार्टमेंट का पॉजिटिव रिस्क एनालिसिस रिपोर्ट क्या होता है इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ये आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और थैंक यू इतना पेशेंस रख के आपने जो मुझे सुना इस